as I promised yesterday that before moving further, what I will do is I will first show you some companies charts. All right, annual report हर कंपनी प्रिपेयर करती है. मैंने आप लोगों को कहा था आप अपने आप भी कंपनी के चार्ट्स बना सकते हो, देख सकते हो जाके. I don't know how many of you have tried that hard कि मैं जाके कंपनी के चार्ट्स देखूं, उनके चार्ट्स कैसे बन के आते हैं. So मुझे नहीं लग रहा कि आपने देखे होंगे. तो बिकॉज आपने नहीं देखे मैं आपको दिखा रहा हूँ. राघव मोदी प्लीज स्विच ऑन द कैमरा एंड ध्रुव सेठिया स्विच ऑन द कैमरा. तो अब हम लोग पहले उस चार्ट को देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि वेयर आर वी गोइंग एंड हम लोग कैसे पाई डायग्राम और उन चार्ट्स को बना सकते हैं. ठीक है, आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड दोस चार्ट्स प्रॉपरली. ओके, उसको देखो और समझने की कोशिश करो, चार्ट्स को भी और जो जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको. So let me share the screen with you all over here. Yes. Now see over here, this is written. This is about Adani Group. All right. I believe all of you have heard about Adani Group, जिसके बारे में हम लोग न्यूज में भी बहुत सुनते रहते हैं. ठीक है कि अडानी ग्रुप देखो इतना बढ़ गया, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट के अपने कुछ वो है ना, ऑल दिस थिंग्स. तो हम सुनते रहते हैं अडानी के बारे में. तो अडानी ने एनुअल रिपोर्ट 2020 हमें जो दिया था मई मार्च अप्रैल में जनरली लोग निकालते हैं, वो क्या था? फाइनेंशियल consolidated revenue up by 9% at rupees 11,873 crore in a challenging market scenario. Now see what this kind of reporting is said. अगर इस तरह का presentation of data होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? देवांशी, इस kind of presentation of data को हम क्या कहेंगे? What it should be called? Yes, Devanshi, I'm waiting for the answer. नहीं याद है? टेबल में भी नहीं है ये तो. हाँ, तो टेबल में नहीं है, पाई चार्ट में नहीं है, डायग्राम में नहीं है, तो कौन सा टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है ये तो नॉर्मल डेटा नहीं हो गया. नहीं, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. हमने कहा था टेक्सचुअल आपके बुक में है, लेकिन हम उसको ज्यादा नहीं पढ़ रहे. व्हाई? बिकॉज टेक्सचुअल ऐसे ही होता है जैसे आपके सामने लिखा हुआ है. सी देन द नेक्स्ट लाइन से 65% इंक्रीज इन लॉजिस्टिक्स रेवेन्यू, नेट डेब्ट टू एप्टिडा मेंटेन्ड एट 2.9x, first buyback of rupees 3.92 crore equity share at an offer price of rupees 500 per share. ठीक है, तो ऐसे करके इन्होंने अपने डेटा को टेक्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट किया. दिस इज कॉल्ड टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. ओके, अब देखो ये खाली हम पढ़ा नहीं रहे, इसका प्रैक्टिकल यूज कैसे कंपनियां कर रही है, कैसे आप कर सकते हो अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए रेगुलर बेसिस पर, वही हमें बेसिकली यहाँ पर देखना है और सीखना है. ऐसा नहीं है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है. ऑब्वियस ही बात है कि उसका प्रैक्टिकल यूज है. दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग, एंड इसीलिए मैं आपको ये चीजें दिखा रहा हूँ कि आप इसका प्रैक्टिकल यूज करना और कहाँ पे होता है उसको समझो. ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब अगर हम लोग नीचे जाएंगे, ये सब हमें नहीं पढ़ना अभी. ठीक है, विल गो लिटिल फर्दर. And there will be a point where you will be able to find out that जो लॉजिस्टिक्स है और डेटा है जो आपको अब आगे जो पढ़ना है डायग्राम फॉर्म के अंदर भी आएगा. ये देखो, यहां से हमने स्टार्ट कर दिया इस चीज को समझना. नाउ सी, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल वे ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा. अब ये डेटा प्रेजेंटेशन ही है. आप अगर इस डेटा प्रेजेंटेशन को प्रॉपर्ली देखोगे डायग्राम के फॉर्म के अंदर, तो आप समझ पाओगे कि हर साल क्या हो रहा है इस कंपनी के साथ. एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? आपका ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस मैट्रिक्स लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस समझाने की कोशिश कर रहा है. रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू हम सब ने पढ़ा था, क्या होता है रेवेन्यू, व्हाट इज रेवेन्यू? कुशाग्र सोपा, व्हाट इज रेवेन्यू?
कुशाग्र असोपा, व्हाट इज रेवेन्यू? कार्तिक कुबेरा, इधर स्विच ऑन योर वीडियो. लक्षिता जोशी and नीरज बोथरा, स्विच ऑन योर वीडियो, अदरवाइज आई विल पुट यू आउट ऑफ द क्लास. यस, एनीवन. अच्छा चलो कोई और बता दो मुझे व्हाट इज रेवेन्यू. आप लोग मतलब किताबें पढ़ नहीं रहे हो, आपको जो भी समझाया गया आप सब whatever money we are earning. income cost incurred Income. by selling goods. नहीं, गलत. किसने बोला कॉस्ट इंसर्ट बाय सेलिंग, कॉस्ट इनकर्ड बाय सेलिंग गुड्स? किसने बोला ये? सर मैं बोल रहा हूँ कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू. हाँ, टोटल इनकम जो आता है ना, टोटल इनकम जो भी सेल से हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू, जिसमें इंक्लूड होता है प्रॉफिट. प्रॉफिट बिल्कुल अलग चीज हो गई, ठीक है. टोटल जो सेल हो रहा है उससे जो हमें पैसा आया है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू. अब देखो आप यहाँ पे इन्होंने बताया है फाइनेंशियल ईयर 15 में रेवेन्यू कितना है? 14%, 6152. ठीक है. फाइनेंशियल ईयर 16 में 7109 इन करोड़ रुपीस. याद रखना इन करोड़, ऊपर लिखा हुआ है. फाइनेंशियल ईयर 17 8439. फाइनेंशियल ईयर 18 11322. फाइनेंशियल ईयर 19 में कम हो गया था 10925. फाइनेंशियल ईयर 20 में वापस बढ़ गया 11873. तो ऐसे करके इनका जो रेवेन्यू है वो कैसे बढ़ता गया. मतलब अगर आप फाइनेंशियल ईयर 15 से फाइनेंशियल ईयर 20 को कंपेयर करोगे तो 14% राइज है इनका रेवेन्यू में. अब हम जाते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. टैक्स को देने के बाद इनका प्रॉफिट कितना बढ़ा है? फाइनेंशियल ईयर 15 से फाइनेंशियल ईयर 20 में जाते जाते इनका टैक्स बढ़ गया है 10%. अब देखो ये जो चीज है जो इन्होंने टेबल फॉर्म में इतने ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है, ये इनको क्या इसी तरह मिला होगा? ऑब्वियसली नॉट. इनको मिला होगा एक प्रॉपर डेटा के फॉर्म में, एक टेक्सचुअल फॉर्म में इन्होंने निकाला होगा, और फिर जब इन्होंने एनुअल रिपोर्ट तैयार करी तो उसको इस तरह प्रेजेंट किया कि द पर्सन हु इज लुकिंग एट इट, बी ही इज अ इकोनॉमिक्स स्टूडेंट और नॉट इकोनॉमिक स्टूडेंट, बी इज इन कॉमर्स और नॉट इन कॉमर्स, उसको समझ आ जाए कि हम क्या बात बताने की कोशिश कर रहे हैं. So this is what is extremely important, and that's why we are reading the presentation of data chapter in statistics. Okay, इसके कुछ और ग्राफ हम लोग देख लेते हैं. But before moving on, I would like to say, Karthik Kubera and Palak, if you want to continue in the class, either switch on the camera or I am removing you both. Yes, Karthik. हेलो सर. हाँ बोलो. सर मेरा कैमरा वर्क नहीं कर रहा आज. तो उसको बोलो वर्क करे, रोज वर्क करे, अदरवाइज मेरी क्लास के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा. Ask your camera to work every day at least between 11:30 to 12:20. उसके बाद काम करे नहीं करे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. आप पहले तो रेगुलर आ नहीं रहे हो, फिर आप आ रहे हो तो आपका कैमरा वर्क नहीं कर रहा. कैसे पता चलेगा कि आप क्लास में हो कि भी नहीं हो? बिकॉज आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे रहे अपने आप. या फिर मेरे क्वेश्चन के आंसर देना स्टार्ट करिए बीच बीच में, ताकि मुझे पता रहे कि यस यू आर इन द क्लास. यस सर. या चलो, इसी तरह इन्होंने अलग अलग मैट्रिक्स समझाए हैं, लेकिन अब हम लोग इस ग्राफ को नहीं देख के दूसरे टाइप का ग्राफ जो इन्होंने दिखाया होगा उसकी तरफ जाते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि एनुअल रिपोर्ट जब बनती है तो कितने ब्यूटीफुली ये लोग उस चीज को बनाते हैं, हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं, सो दैट एवरीथिंग इज अंडरस्टैंडेबल एंड वी कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग बाय जस्ट लुकिंग एट इट. अब देखो ये जो पूरा का पूरा जो एनुअल रिपोर्ट बनाया है अडानी ग्रुप ने, आप अगर इसको देखोगे तो कितना इजीली ये आपको समझ आ रहा है कि क्या उसको प्रेजेंट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द प्रोसेस. कितना उन्होंने इसके ऊपर दिमाग लगाया होगा कि अगर कोई बंदा, मतलब ऑब्वियसली ये अडानी ग्रुप के मालिक ने तो नहीं किया है, वहां पर कोई बंदा बैठा होगा जो प्रेजेंटेशन के ऊपर माहिर होगा, दैट पर्सन इज मेकिंग इट, एंड दैट्स व्हाई वी से एवरी ग्रुप हैज अ वर्क. ठीक है, हर ग्रुप कोई ना कोई काम कर रहा है, और हर ग्रुप वहां पर किसी कंपनी में अगर बैठा हुआ है तो उसका एक अपना काम है. यू आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स, और आपका बेसिक वर्क जो है वो यहीं से आता है अगर आप इकोनॉमिक्स को आगे लेके जाते हो तो. एंड हम जो पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, जब हम ये समझ जाते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है ये समझना कि जो भी हम पढ़ रहे होते हैं उसके
इंपॉर्टेंस को हम जब समझ जाते हैं तो वी स्टार्ट गेनिंग इंटरेस्ट इन दैट कि अच्छा अगर हम अपनी चीजों को भी इतने ब्यूटीफुली प्रेजेंट करते हैं तो शायद जो चीजें हैं वो आसान हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर पाई चार्ट के फॉर्म में, ये रहा पाई चार्ट, ठीक है, वेट अ सेकेंड, ओवर हियर पाई चार्ट के फॉर्म में कार्गो ट्रैजेक्टरी एसिमिलेशन को समझाने की कोशिश कर गई है। नाउ व्हाट डज इट मीन? आप अगर इसको प्रॉपर्ली ऊपर पढ़ोगे तो आपको पता, जब कार्गो से हमें इतना तो पता चल गया कि कार्गो से आना जाना जो सामान हो रहा है उसके बारे में बात करने की कोशिश की गई है यहाँ पर। तो कंटेनर्स कितने गए, दैट इज इन ब्लू, ठीक है, 41। कोल कितना आना जाना हुआ, दैट इज इन लाइट ब्लू, 32। अदर्स, उसके अलावा जो चीजें आई गई है 16% और क्रूड 11%। तो ये जो प्रेजेंटेशन है फ्रॉम, अगर आप इसको नहीं भी पढ़ रहे हो और आपको ऊपर जो टॉपिक दिया हुआ है कार्गो ट्रैजेक्टरी एसिमिलेट्स डाइवर्सिफिकेशन खाली समझ आता है तो आप इस ग्राफ को देख के समझ जाओगे कि इधर इन्होंने क्या समझाने की कोशिश करी है। एंड नाउ व्हेन यू आर रीडिंग दिस होल थिंग तो आपको कितना इजीली चीजें समझ आएगी। और मैं इसी के बारे में बात कर रहा था कि जब हम अब की बार प्रेजेंटेशन करेंगे तो आपको ये सारे टूल्स यूज करने हैं अपने प्रेजेंटेशन के अंदर, बिकॉज अदरवाइज योर प्रेजेंटेशन इज फीका, टोटली फीका विद टेस्टलेस जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उसमें मजा नहीं आएगा। बिकॉज आपने कहीं से पढ़ा, उसी को उठाया, अपने प्रेजेंटेशन में डाल दिया और फिर कह दिया मेरा प्रेजेंटेशन है, दैट्स नॉट डन। आपको अगर आपका प्रेजेंटेशन बनाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यस प्लीज, कौन क्वेश्चन कर रहा था? सर मैं पूछ रहा था सर, अगर डेटा गिवन ना हो तो सर? डेटा तो आपको निकालना ही पड़ेगा ना, डेटा गिवन ना हो ये तो आप फिर प्रेजेंट कैसे करोगे? आपको अगर मैं टॉपिक दे रहा हूँ फार्मर्स के ऊपर, आपको क्या लगता है डेटा नहीं मिलेगा आपको? नहीं सर, ऐसे तो मिलेगा, जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं सर जिनका डेटा बहुत मुश्किल से मिलता है। मुश्किल से निकालो, दैट इज व्हाट योर वर्क इज। आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो इसीलिए तो पढ़ रहे हो ना, कि स्टैटिस्टिक्स के बिना आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करोगे। हमने इकोनॉमिक्स के अंदर कोई चीज समझ ली कि चलो ये चीज होती है, ठीक है, ऐसा ऐसा होता है कि इकोनॉमिक्स के अंदर स्कैरसिटी होती है, इकोनॉमिक्स के अंदर आपके अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरीके से काम करती है। अब उस चीज को प्रूव करने के लिए कोई स्टैटिस्टिक्स तो होगा, या हम सिर्फ अपना माइंड बोलते रहेंगे और उसके पीछे का कोई प्रूविंग पॉइंट नहीं दिखाएंगे, तो काम कैसे चलेगा? सर इनके प्रेजेंटेशन को हम कहाँ टच कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाओगे? सर दे आर द प्रोफेशनल सर। और आप आगे जाके क्या बनने वाले हो? आपको क्या लग रहा है, इन्होंने पहले दिन इस तरह से काम किया होगा और पहले दिन ही इस लेवल पे पहुंच गए होंगे और इस कंपनी में काम करना स्टार्ट कर दिया होगा फर्स्ट डे इटसेल्फ? या इन्होंने स्टार्ट करा होगा किसी दिन कि लेट मी स्टार्ट विद द प्रोसेस, लेट मी स्टार्ट गिविंग माय 100%, बिकॉज व्हेन यू गिव 99% दैट्स आल्सो 0% एक्चुअली। When you are 99% sure, that means you are 100% not sure about the thing. So you'll have to give your 100%. अब यहाँ पर देखो इन्होंने कितने ब्यूटीफुली इस हिस्टोग्राम काइंड ऑफ चार्ट को यूज किया है फाइनेंशियल ईयर के वाइज दिखाने के लिए, फाइनेंशियल ईयर 16, 17, 18, 19, 20, एंड उसके साथ में लाइन ग्राफ यूज किया है, एनर्जी स्टैंड अलोन, ठीक है, हर साल का कितने उनका आपका फाइनेंशियल में एनर्जी यूज पर रेवेन्यू इन करोड़ रिड्यूस बाय 12% फ्रॉम प्रीवियस ईयर, 73% फ्रॉम बेस ईयर फाइनेंशियल ईयर 16। एनर्जी यूज जो है उसको इन्होंने नीचे गिरा दिया। अब कई लोग कहेंगे सर ये तो नेगेटिव है, नहीं ये पॉजिटिव है। एनर्जी यूज को जब आप नीचे गिरा देते हो और अपना रेवेन्यू ऊपर चढ़ाते हो, दैट मींस आप पॉजिटिव फीडबैक में जा रहे हो। एनर्जी यूज आप कम कर रहे हो लेकिन आप अपना रेवेन्यू बढ़ा रहे हो, तो दैट्स अ गुड थिंग, राइट। इसीलिए टेबल को खाली देखने से काम नहीं चलेगा, उसके नीचे जो इंफॉर्मेशन दी गई है जिसको हम लोग फुट नोट कहते हैं, उसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि फुट नोट के अंदर क्या लिखा हुआ है। ओके, जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे कि एवरी ग्राफ व्हिच वी आर गोइंग टू सी और रीड, उसके नीचे का फुट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये बेसिकली मैंने आपके सामने इसीलिए खोल के रखा है कि आपको समझ आए कि हमें आगे जाके क्या करना और किस तरह काम करना है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू वर्क लाइक दिस, आई एम जस्ट आस्किंग कि आप जब अपना प्रेजेंटेशन तैयार करो तो वो किसी लेवल पर हो, सेम टू सेम कलरफुल या सेम टू सेम इस लेवल पर हो चाहे नहीं हो, लेकिन प्रेजेंटेशन के अंदर टेबल फॉर्मेशन बनाना पावर पॉइंट के अंदर बहुत इजी है।
पावर पॉइंट में बकायदा ऐसी चीज दी हुई है जहां पर आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वेस्ट हजार्डस, फाइनेंशियल ईयर 20, फाइनेंशियल ईयर 19, फाइनेंशियल ईयर 18, कितना रिसाइकल हुआ प्रोडक्ट, कितनी को रिकवरी करी, कितना उनके बिल्कुल काम नहीं आया, इंसिनरेशन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर रिसाइकल कितना हुआ 222, फाइनेंशियल ईयर 19 में 265, फाइनेंशियल ईयर 18 में 230। ठीक है, मेट्रिक टन्स, यहाँ पे मेट्रिक टन्स, एमटी का मतलब होता है मेट्रिक टन्स में बात हो रही है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर रिकवरी कितनी हुई 274, 19 में 215 और 18 में 141, और बिल्कुल भी यूज नहीं आया, इंसिनरेट हो गया, वो हो गया फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर 152, 45 एंड 54। देखो, नो हजार्डस वेस्ट वाज सेंट टू द लैंड फिलिंग साइट फॉर इंसिनरेशन, मतलब लैंड फिलिंग साइट के अंदर वहां पर जाके उसको डंप करने के लिए वेस्ट को नहीं भेज रही है वो कंपनी। तो एवरीथिंग इन दिस चार्ट मैंने आपको क्यों शोकेस किया है, ऑब्वियस ही बात है, हम अगर कोई चीज पढ़ रहे हैं, अगर उसका प्रैक्टिकल यूज हम नहीं दिखाएंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा हम उसे पढ़ क्यों रहे हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड स्टडिंग दिस थिंग। अब मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए आप लोगों से, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, एंड आई वांट एवरीवन टू आंसर। ओके, थिंक एंड आंसर अबाउट इट। क्या आप इसको अपनी लाइफ के अंदर while you are making any decision यूज कर सकते हो? यस सर। कैसे राघव? सर फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आपको ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, अगर आपको कंपनीज के बारे में पता है, तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट में हेल्प होती है। ओके, और anyone else who would love to give the answer of it, कि कैसे यूज कर सकते हो आप स्टैटिस्टिकल डेटा प्रेजेंटेशन को अपनी लाइफ के अंदर? क्या आप अपनी ग्रोथ प्रैक्टिकली कितना इजीली चेक कर सकते हो हर साल बाय जस्ट द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा? अपनी ग्रोथ, अपनी पर्सनल ग्रोथ, हाँ या ना? Checklist and making tables and being, scheduled about everything. We can Obviously. check through these datas. ऑब्वियसली। Yeah. तो आप अपने घर के सामने जो आपका एक टेबल एरिया होता है, अलमीरा होता है, वहां पर ऐसे डेटा बना के अगर अपने पास रखोगे तो आप हमेशा सुबह उठते ही या रात को सोते समय आपको दिखता रहेगा कि मैंने अपने गोल्स रीच किए या नहीं किए जो मुझे पहुंचने थे। एंड व्हेन यू आर गोल मेकिंग एंड आप रेगुलर बेस पर उस चीज को चेक कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अपने ड्रीम्स को गोल बनाना और उस गोल को अचीव करना। हर साल शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल्स एंड वेरी लॉन्ग टर्म गोल्स, हर चीज बहुत इजी हो जाएगी। आप इसको सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से मत देखो, आप इसको हर पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। इन योर लाइफ इट इज वेरी इजियर व्हाइल यू आर स्टडिंग, आपके सामने एक ऐसी चीज होती है जो कि बहुत इजी होती है समझनी। आप एक टेक्सचुअल फॉर्म में दिख रहे हो और आप एक प्रेजेंट करके दिखा रहे हो। प्रेजेंटेशन जो होगा वो हमेशा ज्यादा अपील करेगा आपको, और आप रोज उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे। This is what my motto is. Use it in life, use it while you are making decisions, and when you will grow up, obviously you are going to use for selling, for marketing, for everything, be it in a company or something like that. तो इकोनॉमिक्स का यूज हर जगह है। हाँ कार्तिक, आप कुछ बोल रहे थे कार्तिक? ओके फाइन, सो ही इज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। तो चलो अब हम लोग वापस बढ़ते हैं अपने उस नॉलेज की तरफ जो हमें बेसिकली करना है। अब हम आ जाते हैं इसकी तरफ, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पीपीटी, जो हम लोग कल तक कर रहे थे। हमने कल तक क्या कर लिया था कि हाँ ठीक है, ग्राफ्स होते हैं और पाई चार्ट होते हैं, डायग्राम होते हैं। तो अब हम लोग पहले ग्राफ्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ग्राफ्स में सबसे पहले आता है हिस्टोग्राम। ओके, रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ रेक्टेंगुलर बार्स। इस तरह के जब रेक्टेंगुलर बार्स बनते हैं, आप ऊपर देख पा रहे होगे, ये रहा एरिया,
दिस एरिया, ये रेक्टेंगुलर बार्स आप देख पा रहे हो। इस तरह से जब रेक्टेंगुलर बार्स बनते हैं तो हम उसे हिस्टोग्राम कहते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स क्लास इज टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी अलोंग द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी में हम आगे बढ़ रहे हैं, और कौन सी क्लास में हम आगे बढ़ रहे हैं उसको हम लोग लेते हैं एक्स एक्सिस पे। ये आगे जब मैं आपको दिखाऊंगा तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा, वैसे आपने 9th-10th में पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। विद द क्लास इंटरवल्स एज बेस, रेक्टेंगल्स विद हाइट प्रोपोर्शनल टू क्लास फ्रीक्वेंसी आर ड्रॉन। क्लास इंटरवल्स आपका बेस है और जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो आपका वाई एक्सिस पे है, तो आपको हाइट से समझ आ जाता है कहाँ पे ज्यादा है और कहाँ पे कम है। अगर आप लोग क्रिकेट मैचेस देखते हो तो जनरली पीपल्स के रिकॉर्ड ईयर वाइज ऐसे ही दिखाए जाते हैं स्पोर्ट्स स्टार के। अगर विराट कोहली 2018 में कैसा परफॉर्म किया था, 2019 में कैसा परफॉर्म किया है, वो इसी थ्रू देखा करो आपको दिखाते हैं हिस्टोग्राम को यूज करके, ठीक है। सो इट इज गेटिंग यूज्ड एवरीवेयर, इट इज नॉट ओनली बीइंग यूज्ड इन, मतलब ये प्रेजेंटेशन का एक बहुत बढ़िया टूल है। ये इकोनॉमिक्स में सिर्फ यूज नहीं आ रहा है, सिर्फ आपके अकाउंट्स में या कॉमर्स में यूज नहीं आ रहा है, ये हर फील्ड में हर तरीके से आने वाले टाइम में आप यूज कर सकते हो। The set of rectangular bars so obtained gives histogram, और इस तरह से जो रेक्टेंगुलर बार्स का एक पूरा फॉर्मेशन बनता है उसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं। अब यहाँ पे नोट करने वाली चीज क्या है, द टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स इन हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट टोटल फ्रीक्वेंसी। जो टोटल एरिया होता है रेक्टेंगल्स का हिस्टोग्राम के अंदर, वो टोटल फ्रीक्वेंसी बताता है, जैसे 10 to 20, 20 to 30 एंड ऑल। इफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स, दे शुड बी कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव टाइप। तो मतलब अगर इंक्लूसिव, जो हमने पढ़ा था कलेक्शन ऑफ डेटा के अंदर, कि अगर इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स के अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है तो उसको एक्सक्लूसिव क्लास में पहले आपको चेंज करो और उसके बाद हिस्टोग्राम चार्ट बनाओ। अदरवाइज हिस्टोग्राम चार्ट बनाना सही नहीं होगा, प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हिस्टोग्राम फ्रॉम द हाईएस्ट रेक्टेंगुलर बार, और मोड निकालना हिस्टोग्राम चार्ट से बहुत आसान हो जाता है, जो आपको आगे हम समझाएंगे। अब देखो यहाँ पे ये रहा यूजिंग अ हिस्टोग्राम। अब देखो हाइट इन सेंटीमीटर दिया हुआ है 145 to 150 सेंटीमीटर, 150 to 155 सेंटीमीटर, 155 to 160 सेंटीमीटर, ऐसे करके हमने एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी टेबल और क्लास इंटरवल्स बना लिए। यहाँ पर क्लास इंटरवल्स हमने दे दिए, हाइट इन सेंटीमीटर एंड फ्रीक्वेंसी एज इट इज विजिबल ओवर हियर। तो जब हम लोग यहाँ पर वो सब कुछ दे दिया है तो आगे क्या हो रहा है हमारे को, 145 to 150, 150 to 155 किस फ्रीक्वेंसी सेट हो रहा है, तो हमारी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ आ रही है, 155 to 160 और 160 to 165 के अंदर। Am I right everyone? तो इस तरह से आपका हिस्टोग्राम बनेगा, which you all have done in class 9, 10th also। स्टैटिस्टिक्स उसमें भी आया था और आपने थोड़ा बहुत किया हुआ है, तो आपको बस उसको एक बार वापस मेमोराइज करना है और दिमाग लगाना है उसके ऊपर, ठीक है। मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द हिस्टोग्राम, जो हमने कहा था कि हिस्टोग्राम से मोड हम लोग निकाल सकते हैं। ये देखो यहाँ पर इन्होंने निकाल के दिखाया है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 5, 10, 15, 20, 25। 10 मार्क्स कितनों ने पाया, 5 स्टूडेंट्स, 20 मार्क्स 10 ने, 30 मार्क्स ये रहा हिस्टोग्राम, 40 मार्क्स का ये रहा, 50 मार्क्स का ये रहा, 60 मार्क्स का ये रहा, 70 मार्क्स। और मोड कहाँ निकला है, बिल्कुल बीच के अंदर हाईएस्ट जो टेबल होता है उसको हम लोग देखते हैं, वहां पर जाते हैं एंड देन वी ट्राई टू फाइंड आउट द मोड ऑफ इट। तो यहाँ पर देखो एक मोड निकल गया, 35 मार्क्स इज द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी टेबल। ये निकालने का एक तरीका है, अगर आप चाहो तो हिस्टोग्राम से भी मोड निकाल सकते हो इंटरसेक्शन पॉइंट को निकाल कर, ठीक है। दैट इज 35 यहाँ पर आ रहा है स्ट्रेट लाइन के अंदर, ओके। अब हम आपसे बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में। अगर आपने देखा होगा कि कुछ लाइन सेगमेंट्स पास होते हैं, अभी हमने जब आपको कंपनी का अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का वो दिखाया था तो आपको एक जगह पे लाइन पास होते हुए दिखाई गई थी। वो जनरली या तो लाइन ग्राफ कहलाते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी कर्व्स कहलाते हैं, कि किस फ्रीक्वेंसी में चीजें ऊपर नीचे कर रही है। वेरिएबल्स इज टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसीज अलोंग द वाई एक्सिस। अगेन वेरिएबल्स को आप एक्स एक्सिस में रखते हो और फ्रीक्वेंसीज को वाई एक्सिस में। Frequencies are plotted against the class mid values and then these points are joined by a smooth curve. क्लास मिड वैल्यूज में फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट किया जाता है और उसके बाद एक स्मूथ कर्व बना के उनको ज्वाइन कर दिया जाता है। द कर्व सो ऑब्टेन्ड इज द फ्रीक्वेंसी कर्व, और इस तरह से जो कर्व बनता है उसको हम फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। टोटल एरिया अंडर द फ्रीक्वेंसी कर्व रिप्रेजेंट्स टोटल फ्रीक्वेंसी।
जो टोटल एरिया होता है फ्रीक्वेंसी कर्व का, उसको हम लोग टोटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। व्हाई? बिकॉज आप लास्ट में जाके जिस पॉइंट पे खत्म करोगे उसको, वो टोटल एरिया आएगा और वही टोटल फ्रीक्वेंसी होगा उस कर्व का। अब देखो यहाँ पर आपको हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी कर्व को यूज करना सिखाया है साथ में। आपने पहले हिस्टोग्राम का चार्ट बनाया और फिर फ्रीक्वेंसी कर्व को बनाना यहाँ पे स्टार्ट किया। ऑल द मिड पॉइंट्स are the frequency curve of every histogram chart. X axis 1 big square is equals to 10 units, ये 10 units है। Y axis 1 big square is equals to 5 units, ये 5 units है। इसके जो मिड पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे फ्रीक्वेंसी कर्व के लिए हमने डॉट कर दिया और फिर इनको ले जाके ज्वाइन कर दिया, तो दैट बिकम्स अ फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है एवरीवन? अब ये आपके बुक में भी दिए हुए हैं, यहाँ से पढ़ के तुरंत बंद मत कर देना, बुक खोलना और उसको पढ़ना स्टार्ट करना। इट बिकम्स इजियर टू अंडरस्टैंड, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? अब यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन समझाने की कोशिश करी गई है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या हो रहा है? वेरिएबल्स इज टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसीज अलोंग द वाई एक्सिस। ये सब आपको वेरिएबल्स दिए हुए होते हैं। Class frequencies are plotted against the class mid values and then these points are joined by the straight line. Class frequencies को plot किया गया है mid values के अनुसार और फिर उन lines को join कर दिया गया है। The figure so obtained is the frequency polygon. और इस तरह से जो figure ultimately हमें मिला उसे हम कहते हैं frequency polygon. Total area under the frequency curve represents total frequency. Again जो पूरा area है frequency curve के अंदर जो हमें मिल रहा है उसको हम लोग total frequency कहते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन देखो यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है। द टेबल शोज द एनुअल सैलरीज ऑफ 100 ऑफिस वर्कर्स इन कंपनी ए। कंपनी ए के अंदर कितना एनुअल सैलरीज है 100 ऑफिस वर्कर्स का, वो दिखा रही है ये टेबल। 500 से कम या और 10,000 से x या 10,000 से कम या इक्वल्स टू 10,000, नंबर ऑफ वर्कर्स 5। ठीक है? तो 5,000 से ज्यादा और 10,000 से कम या 10,000 के बराबर अगर x एम्प्लॉय की सैलरी है, ऐसे वर्कर कितने हैं? 5। 10,000 से 15,000 के बीच में 53, 15,000 से 20,000 के बीच में 21, 20,000 से 25,000 के बीच में 18 और 25,000 से 30,000 के बीच में 3। तो ये एक टेबल आपको शो किया और आपको कहा गया कि एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन चार्ट बनाओ। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 का एक वो बनाया और फिर 5 वर्कर्स का आपने जो पॉइंट था वो वहां पे लगाना स्टार्ट कर दिया मिड पॉइंट पे। ये देखो 5,000 से 10,000 है, तो आपको ये नहीं पता ना कितने, तो आपने मिड में लगाया है इसको। ठीक है? फिर 10,000 से 15,000 के बीच में 53 है, फिर आपने एक मिड में पॉलीगॉन शिफ्ट किया है। तो ये जो पॉलीगॉन आप बना रहे हो, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये कभी भी स्मूथ कर्व नहीं होता, ये स्ट्रेट मूव कर रहा होता है बिकॉज इट इज अ पॉलीगॉन चार्ट। ठीक है? इस तरह से पॉलीगॉन बनता है। मिड पॉइंट निकालना, क्योंकि 5,000 से 10,000 तक है, तो अब आप इसका पॉलीगॉन चार्ट कैसे बनाओगे? एक मिड पॉइंट लोगे। अब देखो 5,000 to 10,000 का मिड पॉइंट है ये। आप अगर ये एरिया देख पा रहे हो, दिस इज द मिड पॉइंट। अगेन व्हेन यू विल गो ओवर हियर, दिस इज द मिड पॉइंट। ठीक है? आप यहाँ पे आ जाओ, दिस इज अगेन द मिड पॉइंट, दिस इज अगेन द मिड पॉइंट एंड दिस इज अगेन द मिड पॉइंट। और फिर इनके ग्राफ को आप डॉट्स को ज्वाइन कर दोगे, दिस बिकम्स द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन चार्ट। ओके एवरीवन? तो ये आपको समझ आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, विल मूव फॉरवर्ड विद इट। हाँ हेलो शान, बोलो। सर हमने ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ओरिजिन से स्टार्ट क्यों नहीं किया? यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया हुआ है क्या? देखो कहाँ से स्टार्ट करने को बोला है आपको। सर वहां से अगर हम उधर तक ले जाएं उसको तो कैसे ले जाओगे? आपको जब ग्राफ बनाने के लिए आपको जितना आपके टेबल में शो करेगा आप उतना ही दिखाओगे ना, या आप टेबल से ज्यादा दिखाओगे? आपके पास डेटा ही नहीं है टेबल से पहले का, तो आप कैसे दिखाओगे? आपने अगर सपोज करो 0 से स्टार्ट कर दिया, दैट मींस आप कह रहे हो कि कंपनी 0 रुपीज में भी लोगों से काम करवा रही है। इज दैट पॉसिबल? सोच के बताओ शान खत्री। यस सर। 0 रुपीज में कंपनी किसी आदमी को रख सकती है काम पे के ऊपर? हाँ या ना? आप करोगे क्या? 0 है तो फ्रीक्वेंसी भी तो 0 ही है। अरे तो इसीलिए तो हमने स्टार्ट नहीं किया ना। जब 0 है तो कंपनी भी काम नहीं कर रही, तो 0 से कैसे स्टार्ट होगा? सोच के बताओ। ठीक है सर। ठीक है? तो इस चीज को दिमाग में रखो आप।
अब there is something called Ogives also cumulative frequency curve. Ogives is a smooth graph with cumulative frequency CF plotted against values of variables class limits. Class limits के against में उसको plot किया जाता है. Class limits are taken again, जो हमें पता है x axis पे class limits ली जाती है और cumulative frequencies y axis पे ली जाती है. There are two types of ogives, less than cumulative frequency curve और less than ogive. ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ग्रेटर देन ओजाइव. इसको समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व? द वेरिएबल्स वैल्यूज क्लास लिमिट्स इज टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड लेस देन क्यूमुलेटिव कर्व अलोंग द वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पे हमने वो ले लिया और एक्स एक्सिस के अंदर हमने क्लास लिमिट्स. लेस देन सीएफ आर प्लॉटेड अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव वेरिएबल वैल्यूज. वेरिएबल वैल्यूज के अगेंस्ट में उसको प्लॉट किया जाता है. देन दिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय अ स्मूथ कर्व. द रिजल्टिंग ग्राफ इज लेस देन ओजाइव. और ऐसे ही ग्रेटर देन ओजाइव जो होगा वो ग्रेटर देन सीएफ के बारे में बात कर रहा होगा. द टू ओजाइव्स आर ड्रॉन टुगेदर विद कॉमन एक्सिस. और दोनों ओजाइव्स को टुगेदर ड्रॉन किया जाता है कॉमन एक्सिस पॉइंट लगा के. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू ओजाइव्स gives the median point of the distribution. Ogives are used to locate partition values also. जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं मीडियन. ठीक है, इसको आप समझेगे किस तरह? ये रहा, इसको इस तरह समझो. 10, 20, 30, 40, 50, 60. ठीक है, मार्क्स है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10, 20, 30, 40, 50, 60. अब आपने एक लेस देन ओजाइव ड्रॉ किया है और एक मोर देन ओजाइव ड्रॉ किया है. ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दिस इज कॉल्ड द मीडियन मार्क्स. अब ये आप कैसे करोगे? आपके पास जब सम आएगा, आप अपनी किताब खोलोगे आज तो आपको वहां पर दिख जाएगा ओजाइव्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे. आप उसको खोल के देखना. यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालते हैं, ऑल दिस कैसे करते हैं. और अगर आपको नहीं समझ आता है, आस्क मी, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. बिकॉज दिस वाज डन इन 9th 10th. प्रॉपर्ली करवाया गया था स्टैटिस्टिक्स के अंदर. 9th 10th के अंदर ये पूरा चैप्टर था आपका, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालते हैं हम. ठीक है, बुक खोलिए, बुक में नहीं समझ आता है, आस्क मी आफ्टर दैट. ओके, बिकॉज अगर मैं सब कुछ आपको स्पून फीडिंग कर दूंगा तो आप किताब खोलोगे ही नहीं, फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, अब लेस देन ओजाइव और ग्रेटर देन ओजाइव का और एक एग्जांपल सेट किया हुआ है यहाँ पर. इसका मीडियन पॉइंट कौन सा है? जहाँ पे ये लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो जब मीडियन पॉइंट निकालने को कहा जाए आपको ओजाइव ड्रॉ करके, तो आपको लेस देन ओजाइव और ग्रेटर देन ओजाइव दोनों ड्रॉ करना पड़ेगा. और जो वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा मीडियन. इसके बाद आ रहा है लाइन ग्राफ्स. लाइन ग्राफ्स आपने ऑलरेडी किए हुए हैं. ऑब्वियसली एक जो आपको एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से वेरिएबल्स दिए हुए होंगे, उसको जब आप ग्राफ के अंदर ज्वाइन करोगे, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द मेजर्स ऑफ टाइम व्हाइल द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट परसेंटेज और मेजर्स ऑफ क्वांटिटी. एक्स एक्सिस में टाइम रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वाई एक्सिस में परसेंटेज रिप्रेजेंट कर रहा होगा. ठीक है, दे ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट डेटा इन अ क्लियर मैनर एंड शो रिलेशनशिप्स बिटवीन द डेटा. डेटा के अंदर एक रिलेशनशिप ड्रॉ होता है. और लाइन ग्राफ जो है वो चेंज इन डायरेक्शन बड़े आराम से शो करता है कि पीरियड ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है. इट शोज ट्रेंड ऑफ एन इवेंट ऑकरिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू नो वेदर इट इज इंक्रीज और डिक्रीज. एग्जांपल, अगर आप कैंसर के डेथ्स के बारे में पता लगाते हो, आईएमआर के बारे में पता लगाते हो, आप स्कूल में पढ़ते हो, अपने क्लास के अंदर हर साल कितने बच्चे ऊपर नीचे जा रहे हैं उसके बारे में आपको पता लगाना है. तो नीचे टाइम ग्राफ आ गया एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस के अंदर पूरा डेटा आ गया. उसके बाद आपने लाइन ग्राफ को ज्वाइन किया तो ऊपर नीचे जैसे लाइन जा रही है उस हिसाब से ग्रोथ हुआ है या डाउनफॉल हुआ है, ये दोनों आपको दिख जाएगा उस लाइन ग्राफ के अंदर. जैसे देखो, लाइन ग्राफ, टाइम सीरीज ग्राफ, टेम्परेचर चार्टिंग, एंटीबायोटिक्स प्लस विटामिन B12 प्लस फॉलिक एसिड, ड्यूरेशन ऑफ एडमिशन. ठीक है, प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स स्टार्टेड, यहाँ से एंटीबायोटिक्स स्टार्ट हुआ डे 1 के अंदर, फिर डे 2 के अंदर ऊपर गया, डे 3 में नीचे आया, फिर एंटीबायोटिक्स प्लस विटामिन B12 प्लस फॉलिक एसिड दिया गया, और फिर नीचे नीचे आते एंटीबायोटिक्स विड्रॉन. मतलब डे 6 के अंदर आते आते एंटीबायोटिक्स विड्रॉन करने की ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर अगर हम लोग अगर 101 फ़ारेनहाइट को अगर हम काउंट करते हैं तो कब जाके विड्रॉ किया जाए एंटीबायोटिक्स, उसका एक चार्ट बना. इसीलिए देखना, जब भी आपको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि 5 डेज तो आपको लेने ही हैं. ये ऐसे नहीं बना होगा, डॉक्टर्स ने इसके ऊपर पूरा स्टडी किया होगा, इसका चार्ट बना होगा, बहुत सारे पेशेंट्स के बारे में उनके डिटेल्स निकाले गए होंगे और उसके बाद उन्होंने बताया होगा कि अगर एंटीबायोटिक्स देना है किसी को तो 5 डेज का रेगुलर डोज होता है. बिकॉज अगर आप वो रेगुलर डोज नहीं ले रहे हो तो आपको वापस, अगर आपने एक दिन का गैप कर दिया तो आपको वापस 5 डेज का रेगुलर डोज लेना पड़ता है उसके बाद. व्हाई? बिकॉज योर बॉडी स्टॉप्स वर्किंग. वो एंटीबायोटिक्स का जो पूरा काम होता है वो नहीं हुआ होता है. दिस इज व्हाट एवरी डॉक्टर सेज. ठीक है, सो ये चीज हर जगह यूज आ रही है. मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स
Yeah, statistics is not something which you will use only when you are into commerce line या आगे जाके आप business करते हो. It will be used everywhere. And अगर आप इसको समझ जाते हो तो आप हर ग्राफ को, हर प्रेजेंटेशन को, हर स्टडी मैटर को आप बहुत इजीली समझ पाओगे while you grow up in the line. हम आज की क्लास को यहीं रुकेंगे because less than 1 minute रह गए हैं. आगे इसको कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, कल. Stop sharing. I believe everyone has understood. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास. कोई डाउट हो तो मेरे से कल आप पूछ लेना. ठीक है, किताब खोलिए और उसको पढ़ना स्टार्ट करिए एवरीवन. थैंक यू क्लास एंड हैव अ ग्रेट डे. जय श्री कृष्ण.